नमस्ते विद्यार्थियों। राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर के YouTube चैनल पर इतिहास की सहायक आचार्य मैं सीमा चारण आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज द्वितीय वर्ष की कक्षा के द्वितीय पेपर यानी विश्व इतिहास के अंतर्गत आज मैं चर्चा करना चाहूँगी वाणिज्यवाद पर। अब वाणिज्यवाद शब्द का प्रयोग तो आपने कई बार सुना होगा। ये एक तरह से देखा जाए तो व्यापार वाणिज्य जो हुआ करता है दो देशों के बीच में, दो अलग अलग राज्यों के बीच में, उसके संबंध में कोई नीति को बता रहा है। लेकिन ये किस विशेष काल में और किस विशेष क्षेत्र के लिए ज़्यादा ये शब्द प्रयोग में लिया जाता है इतिहास के परिप्रेक्ष्य में, उसके बारे में हम बात करेंगे। वैसे बच्चों, ये जो नीति है, इस नीति का अनुसरण मोटे तौर से 1500 ईस्वी से 1750 ईस्वी तक यानी कि 16वीं सदी से 18वीं सदी तक काम में लिया जाए। इस दौरान ही यूरोप में बड़े बड़े राष्ट्रीय राज्य इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी आदि की स्थापना हो रही थी और हर देश के राजनेता विचारक इस बात से चिंतित थे कि हमारा राज्य शक्तिशाली तभी हो सकता है क्योंकि नए नए राज्य हो रहे हैं, शक्तिशाली हो रहे हैं, तो सबसे पहले उसकी आंतरिक सुरक्षा होनी चाहिए और बाहर से भी अगर आक्रमण आते हैं, आंतरिक शांति भी हो और बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा हो, तभी हमारा राज्य शक्तिशाली बन सकता है। तो इन दोनों के लिए बड़ी मात्रा में सेना रखने के लिए, प्रशासन संभालने के लिए धन की आवश्यकता होगी। तो अब जो है सरकारों का इस ओर ध्यान था कि ये धन ज़्यादा से ज़्यादा कैसे इकट्ठा किया जाए। तो उस दौर में जो सरकारें थी उनको ये लगा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो हमारे पक्ष में हो, तभी जो है ऐसा संभव है। ये विश्वास था कि विश्व व्यापार जो है एक निश्चित मात्रा में ही हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। तो इस व्यापार में अपना हिस्सा ज़्यादा से ज़्यादा रखें, उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में सोना और चांदी के भंडार हों। इन धातुओं को बहुमूल्य धातुएं कहा जाता है और कुछ पुस्तकों में बुलियन शब्द भी काम में लिया जाता है। बुलियन यानी बहुमूल्य धातुएं, सोना और चांदी। अब स्थिति ऐसी हो गई कि धर्म की जगह धन को महत्व दिया जाने लगा। तो अब जो है राजाओं ने सोने और चांदी अपने देश में ज़्यादा से ज़्यादा मंगवाएं और उनको बाहर निकालने के लिए कम से कम बाहर जाए, उसके लिए नियम बनाने शुरू कर दिए। इस तरह से व्यापार और उद्योग को नियमित करके सोना चांदी प्राप्त करने की नीति ही जो है वाणिज्यवाद कहलाती है। कहीं कहीं इसके लिए बुलियनवाद शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। अब इसका जन्म कब हुआ, इसके बारे में तो विद्वानों में मतभेद है। कुछ कहते हैं 18वीं सदी में हुआ, 16वीं सदी में हुआ, कोई कह रहा है 14वीं सदी के लास्ट से हुआ। वास्तव में ये शब्द जो है आधुनिक विश्व इतिहास के लिए ही काम में लिया जाता है। वैसे इस शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था एडम स्मिथ ने, जो कि इंग्लिश के एक लेखक थे, अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन। इसके बाद और भी कुछ इतिहासकार थे, जैसे जर्मनी के आर्थिक इतिहासकार गुस्ताव वॉन श्मॉलर ने भी अपनी पुस्तक में कहा था कि 1884 में कहा कि आर्थिक नीतियों का अध्ययन करने वाली पुस्तक में इस शब्द का प्रयोग किया और इसकी काफ़ी तारीफ की है। हालांकि एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक में वाणिज्यवाद का विरोध किया है। अब वाणिज्यवाद को हम समझते हैं कि क्या है। वाणिज्यवाद अगर संक्षेप में कहें तो उस आर्थिक विचारधारा का नाम है जो कि पश्चिमी यूरोप, इसका थोड़ा सा टाइम पीरियड अलग आ रहा है, फ्रांस और इंग्लैंड और जर्मनी में 16वीं, 17वीं और 18वीं सदी के शुरुआत के 60 वर्षों में काम में थी। इसका ये था कि आर्थिक मामलों में, खास तौर से व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में सरकार का नियंत्रण हो और तरह तरह के नियम सरकार बनाए। ये कहाँ काम में लिए गए थे? 16वीं से लेकर 18वीं सदी तक इंग्लैंड, जर्मनी और फ्रांस की सरकारों ने किया गया था। ये नियम ऐसे बनाए जाए, वो नीतियाँ बनाए, सिद्धांत बनाए, व्यवहार बनाए, जिसके द्वारा राष्ट्र आर्थिक क्षेत्र में शक्ति, संपत्ति और समृद्धि प्राप्त कर सकें। ऐसा शुरुआत से ऐसा हम सोचें कि इसी दौरान सरकार ने कंट्रोल लगाया व्यापार वाणिज्य पर, ऐसा नहीं था। शुरुआत से होता आया सैकड़ों सालों से। लेकिन अब क्या था, उस वक्त तो नियंत्रण था, व्यापार शिल्प से संबंधित
जो श्रेणियाँ हुआ करती थी सिर्फ उन्हीं पर सरकारें कंट्रोल करती थी, किंतु 16वीं सदी में इन श्रेणियों द्वारा कंट्रोल नहीं हुआ। अब राजा जो है, शासक जो है, वो अपने देश में व्यापार पर कंट्रोल करने लगा। इसका मेन जो क्या था, सबसे बड़ी चीज़ तो है बहुमूल्य धातुएं। मैंने बताया सोना चांदी, जिनको बुलियन भी कहा जाता था, वो ज़्यादा से ज़्यादा आए, उनके आगमन को प्रोत्साहन करना, और देश से बाहर जाए तो उसमें कुछ नियम लगा करके, कानून बना करके उनको जो है निरुत्साहित करना। इसके अलावा कोशिश ये की जाए कि हम अपने देश से जितना आयात कर रहे हैं उसके बदले में जितना पैसा आ रहा है, और निर्यात के बदले में हम जितना पैसा दे रहे हैं, तो आयात तो हमारा अधिक से अधिक हो और निर्यात हमको कम से कम करना पड़े, ताकि हमारे देश में धन इकट्ठा हो सके। इसके लिए सुरक्षित चुंगियाँ लगाते थे। आज भी जैसे आप देखो कि बाहर से कोई भी चीज़ आती है तो टैक्स लगाया जाता है सरकार द्वारा, ये वहीं से उस दौर में ही मुख्य रूप से शुरू हुआ था। साथ ही साथ एक और चीज़ थी कि राष्ट्रीय बचत को प्रोत्साहित करना, कोशिश ये करना कि देश जो है हर वर्ष अपना जो पैसा है, जो बजट है, वो बढ़ाता चला जाए, बचत जो है वो बढ़ती चली जाए। ये सारी बातें इसमें शामिल थी। अब ये सिद्धांत क्या था? 17वीं सदी में ये माना जाता था, पहले माना जाता था कि किसी भी देश का मूल उद्योग जो है कृषि है, लेकिन अब इस धारणा के विरुद्ध इस तथ्य पर बल दिया गया कि राज्य को स्वावलंबी होना चाहिए, हमको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में देशी उद्योग और निर्यात करना चाहिए, यहाँ से चीज़ें बना कर बाहर बेचनी चाहिए, क्योंकि कृषि क्षेत्र का तब तक माना जाने लगा इसकी एक सीमा है, उससे ज़्यादा प्रोडक्शन अब यहाँ पर नहीं हो सकता, जबकि इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। 1613 में एक इटालियन अर्थशास्त्री थे एंटोनियो सिरा, उन्होंने अपने लेख में लिखा है कि जिन देशों में सोने की खानें नहीं हैं, सोने चांदी की, तो वहाँ सोने और चांदी कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लाए जाए, उस पर एक लेख छपा, और ये लेख बहुत ही ज़्यादा मात्रा में लोकप्रिय हो गया, ना सिर्फ पढ़ने में बल्कि राष्ट्रीय नीति को निर्धारित करने में भी। वाणिज्यवाद या व्यावसायिकवाद एक मौलिक सिद्धांत है कि संपत्ति जो है, जितने ज़्यादा बुलियन है, जितने ज़्यादा बहुमूल्य धातुएं हैं, उनसे अर्जित होती है। चूँकि सोना चांदी फिक्स हैं, उतनी ही मात्रा में घूमते रहते हैं एक देश से दूसरे देश में व्यापार वाणिज्य के द्वारा, तो संतुलन ऐसा बनाए रखें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उसका संग्रह कर सकें। इस तर्क से निष्कर्ष निकाला गया कि दूसरे देशों से पैसा ला करके हमारे देश को ज़्यादा से ज़्यादा फलना फूलना है, और अगर इसके लिए युद्ध भी लड़ने पड़े तो न्याय संगत होगा। इसलिए वैसे तो देखा जाए तो अपने व्यापार संतुलन बनाए रखने के लिए युद्ध लड़ने हैं, रक्षात्मक है, आक्रामक नीति नहीं है, जो कि बाद में साम्राज्यवाद विश्व में आया, लेकिन कहीं न कहीं वाणिज्यवाद ने ही उन तत्वों की नींव डाली जिसके कारण साम्राज्यवाद आगे जा कर के पनपा। अब इसके उद्देश्य क्या क्या थे? वाणिज्यवादी लोग, यानी कि जो व्यापार वाणिज्य से अपना पालन पोषण कर रहे हैं, जिनमें प्रमुख रूप से व्यापारी, प्रशासक, इसके अलावा कई राजकुमार राजा भी होते हैं जो कि व्यापार में रुचि रखते हैं, तो राष्ट्रीय आर्थिक प्रभुत्व को प्राप्त करने के उद्देश्य से विदेशी व्यापार को और वाणिज्य को महत्वपूर्ण मानते थे। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा जोर उनका हुआ करता था बहुमूल्य धातुएं, सोना चांदी, जिनको बुलियन कहा जाता था, उन पर इकट्ठा करने पर, उनको अपने देश में ज़्यादा से ज़्यादा लाने पर। इसी कारण कुछ लेखकों ने वाणिज्यवाद को बहुमूल्य धातुवाद या बुलियनवाद की संज्ञा दी है। वाणिज्यवादियों का जो नारा था, अधिक स्वर्ण प्राप्त करके अधिक शक्तिशाली बनो। क्या नारा था? अधिक स्वर्ण प्राप्त करके अधिक शक्तिशाली बनो। अब इसके उद्देश्यों को स्पष्ट करने के लिए हम ये ज़रूर देखें कि उस समय की परिस्थितियाँ क्या थी जिसके कारण ये उद्देश्य बने। सबसे पहली जो कारण था और उद्देश्य था, क्योंकि दुनिया भर में अब धीरे धीरे व्यापार वाणिज्य का, एक समुद्रों को पार करके जाने का, नई नई जगहों की खोज हो रही थी, जहाज़ विकसित हो रहे थे, बहुत ज़्यादा सामान एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक ला सकते थे समुद्रों के द्वारा। इसके कारण सोने चांदी की मांग बढ़ गई। कई सारे देश ऐसे थे जिनके पास निर्यात योग्य सामान नहीं था कि हम दूसरे देशों में ले जा करके बेचे क्या। जैसे कि इंग्लैंड, उसके पास सिर्फ ऊनी कपड़े थे, वो भारत से तो सूती कपड़े ले जाते थे, लेकिन उसके बदले क्या ऊनी कपड़े भारतीय खरीदेंगे? ऐसा संभव नहीं था। भारत जैसे गर्म देशों को उनकी ज़रूरत थी नहीं, तो इस कारण
इन देशों में व्यापार के लिए इंग्लैंड को बहुत ज़्यादा मात्रा में सोना और चांदी देना पड़ता था, जैसे एशिया के साथ व्यापार में, चीन के साथ व्यापार में। तो क्योंकि एशिया के जो लोग थे उनको इंग्लैंड के ऊनी कपड़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, सिर्फ सोने चांदी में इंटरेस्ट था। तो इसी कारण इन लोगों को ज़रूरत पड़ी सोने चांदी को ज़्यादा से ज़्यादा अपने देश में लाने की, ताकि अनुकूल व्यापार संतुलन वे बना सकें। दूसरा ये जो दौर है 16वीं सदी से 18वीं सदी तक, उसके कारण उसमें क्या हुआ था कि यूरोप के देशों में युद्ध जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होने लग गए थे। इस कारण क्या हुआ, व्यापार वाणिज्य में जो है अनिश्चय का भाव आया और ये धारणा मिली कि बुलियन संतुलन जरूरी है। जब दो देश की सरकारें आपस में लड़ती है तो उनकी मुद्राओं का कैसे आदान प्रदान हो या वस्तुओं का कैसे आदान प्रदान हो, हिसाब किताब को निपटाने के लिए जो विनिमय पत्र पहले थे, शुरुआत में उनका प्रयोग होने लगा था और एम्स्टर्डम बहुपक्षीय आधार पर यूरोपीय व्यापार का एक महत्वपूर्ण शोधन गृह बन गया था। लेकिन इन सब के बावजूद जो ऋण दस्तावेज, जो लोन लेकर के सामान लिया करते थे, जब युद्ध होते थे तो उनका जो है महत्व खत्म हो जाता था। तो इनमें लोगों की जो है आस्था, जो है विश्वास, जो है खत्म होना हो गया था। इस कारण ज़रूरी था कि बुलियन यानी सोना चांदी ज़्यादा से ज़्यादा रखें। अब तीसरा जो उद्देश्य है उसके कारण पर ही आ जाता है कि उस दौरान जो है उन्नत व्यापार नहीं था। व्यापार जो था सिर्फ आयात निर्यात पर ही था, आयात करो और बीच में पुनर्निर्यात करो। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज व्यापार में काम में ली जाती है। उस वक्त ऐसा सोचा नहीं जा सकता था कि इन चीज़ों का भी दूसरे देशों के साथ व्यापार किया जा सकता है। जैसे ये बता रही हूँ कि 17वीं शताब्दी के अंतिम 25 वर्षों में जाकर ये संभव हो सका कि वेस्ट इंडीज़, उत्तरी अमेरिका और ब्राज़ील के जो दास मजदूर हैं वहाँ बसा करके वहाँ की बस्तियों में चीनी, तंबाकू, कॉफ़ी, रुई जो है ये सारी चीज़ें यूरोप में वापस से निर्यात शुरू की जाए और वहाँ से यूरोप के हिस्से से पूरे देश में, पूरे विश्व में फैलाई जाए। ये बात भी लोगों को बहुत लेट पता चली और जब तक पता नहीं थी तो उनके पास ना तो बेचने के लिए कुछ था और ख़रीदना उनको पड़ता था। इस कारण प्रौद्योगिकी की समस्या से व्यापार ग्रस्त था। ज़्यादातर व्यापारिक समूह अपने देश में जो निर्यात योग्य वस्तुएं थी, जो कि शिल्पकार या दस्तकार उत्पन्न करते थे, वो भी प्रो इंडस्ट्रियल घरेलू प्रणाली पर ही निर्भर थे। इस तरह से जो सामान लाते थे वो देने के लिए बुलियन उपयुक्त साधन था। फ्रांसिस बेकन नामक एक अंग्रेज़ी राजनीतिज्ञ और दार्शनिक ने अपनी एक पुस्तक को बताया कि शक्तिशाली राज्य बनाने के लिए वाणिज्यवाद की नीति ज़रूरी है। तो उस दौरान जो कि सारे अर्थशास्त्री थे, उन्होंने कहा कि राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु वाणिज्यवाद एक आर्थिक साधन है। इस वाणिज्यवाद शब्द का पहली बार जिसने प्रयोग किया था एडम स्मिथ अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन में, उसी ने सबसे ज़्यादा इसकी मुखर शब्द में आलोचना की। उन्होंने कहा कि वाणिज्यवाद एक व्यापार प्रणाली है जिसका उद्देश्य से संरक्षणवाद को प्रोत्साहन देना है। इस तरह से उसने सर्वप्रथम इसका विरोध भी किया और इसकी एक परिभाषा भी दी। यद्यपि इन परिभाषाएं अलग अलग जो अपन ने देखी है उनमें वाणिज्यवाद के उद्देश्यों को लेकर भिन्नता है, लेकिन हम ये सारा जान रहे हैं कि इस सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य अनुकूल व्यापार संतुलन बढ़ाना, अर्थात आयात कम से कम हो, निर्यात ज़्यादा से ज़्यादा हो, बहुमूल्य धातुएं बुलियन यानी सोना और चांदी अधिक से अधिक मात्रा में हमारे देश में आए। इसके लिए चुंगियाँ लगाना, संरक्षित सरकार जो है आर्थिक क्षेत्र में नियंत्रण स्थापित करती थी ताकि देश को घाटा कम से कम हो, हर साल देश की आय और बचत बढ़ती चली जाए। ये थे वाणिज्यवाद के उद्देश्य, इसका अर्थ और इसके कारण। कल वाणिज्यवाद को बढ़ावा देने वाली और उसके पतन के लिए कौन कौन सी परिस्थितियां जिम्मेदार थी उस पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अपनी पुस्तकों से दूरी मत बनाइए, उन्हें अपना मित्र बनाइए इस एकाकी युग में, ताकि आप एक विद्वजन और एक अच्छे समझदार व्यक्ति बने और इसमें आपकी पुस्तकें आपका सहयोग कर सकें। धन्यवाद।